प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं विनोद कुमार शक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद कुमार शक्य के चैनल पर। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा जो नेट का जो आपके पेपर 1 का जो सिलेबस दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे इसके अंदर अब हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी हम एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले सही दिशा और सही दशा की यहाँ पे आवश्यकता होती है। उसी क्रम में हमें सबसे पहले क्या है कि जो नेट का जो है, आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले नेट का जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो, तो यूजीसी ने जो नेट का सिलेबस यहाँ पे जारी किया है तो उसके यहाँ पे हम बात करते हैं। जिसका पहला पेपर यानी फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवृत्ति यानी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। यानी सामान्य प्रश्न पत्र जो पहला पेपर है ये सभी विषयों के लिए समान होता है, जिसका नाम है सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवृत्ति यानी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम दिया हुआ। तो पाठ्यक्रम ये जो दिया हुआ ये है आपका यहाँ पे प्रश्न पत्र 1 के लिए, यानी जो कॉमन जो आपका पेपर होगा सभी के लिए, चाहे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कोई भी यहाँ पे विषय हो, लेकिन आपको पहला पेपर है ये कॉमन ही देखने को मिलेगा, यानी सबके लिए ये एक जैसा ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे अब हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है वो हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले प्यारे साथियों यहाँ पे बात आती है कि ये देखिए इस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थियों से पास संज्ञानात्मक यानी परीक्षार्थियों के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध हो सकता है। इसमें देखिए विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल है। आगे कहता है कि परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो। यानी जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हमें शिक्षण और अधिगम के बारे में यानी सीखना, जानना, लर्न करने के बारे में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना जरूरी है। सूचना के स्रोत की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच संव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी भी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार। तो आगे ये देखिए इस पैराग्राफ के बाद अब आपको यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया, जिसके बारे में अब हम आगे की इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बात आती है सबसे पहले जो ये पेपर होता है इसके अंदर कुल मिलाकर आपकी 10 इकाइयाँ होती हैं। तो 10 इकाइयों में से देखिए सबसे पहले यहाँ पे इकाई नंबर 1 आपकी यहाँ पे दे रखी है, जिसका नाम है यहाँ पे शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो शिक्षण अभिवृत्ति के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बात आती है, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि शिक्षण के अंतर्गत अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, जिसमें आपका स्मरण शक्ति आ जाएगा, समझ और विचारात्मक। उसके बाद इसकी शिक्षण की विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। तो ये सारा आपका पहला जो पॉइंट बनेगा, जिसका नाम है शिक्षण। तो शिक्षण के अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी। इसके बाद बात आती है यहाँ पे शिक्षार्थी की विशेषताएं। तो शिक्षार्थी यानी जो विद्यार्थी होता है, जो शिक्षा ग्रहण करता है, उसकी विशेषताएं। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, जिसमें दे रखा है शैक्षिक, सामाजिक, उसमें भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो ये सारा यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शिक्षार्थी के बारे में यानी विद्यार्थी के बारे में। इसके बाद बात आती है यहाँ पे शिक्षण प्रभावक तत्व, यानी शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से। शिक्षक हो गया, सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री होगी, संस्थागत सुविधाएं होगी, शैक्षिक वातावरण हो गया। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि उच्च अधिगम संस्थाओं में
शिक्षण की पद्धतियाँ, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, यानी टीचर से रिलेटेड जो है पद्धति या शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी से केंद्रित पद्धति है। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, यानी आप ऑफलाइन तरीके से कैसे समझते हैं और ऑनलाइन तरीके से किस प्रकार से समझते हैं। तो ऑनलाइन पद्धतियों जैसे स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि, यानी स्वयं हो सकता है, स्वयं प्रभा हो गया, मूक्स इत्यादि हो गया। उसके बाद शिक्षण सहायक प्रणाली, यानी यहाँ देखिए क्या दे रखा है, शिक्षण सहायक सामग्री या प्रणाली, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगा देखिए। तो शिक्षण सहायक प्रणाली में आएगा परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित, यानी परंपरागत यानी प्राचीन समय से जो चल रही थी, इसके बाद आधुनिक यानी लेटेस्ट अब आज के टाइम में, और आईसीटी आधारित यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित जो शिक्षा है वो किस प्रकार से यहाँ पे आज के टाइम पर चल रही है। उसके बाद देखिए बात आती है लास्ट यहाँ पे जो अंत में, मूल्यांकन प्रणाली। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे मूल्यांकन प्रणाली की देखिए बात कह रहा है, तो मूल्यांकन प्रणाली में यहाँ पे क्या कहते हैं देखिए, मूल्यांकन प्रणाली में कहता है कि मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, की मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके क्या क्या तत्व है और इसके क्या क्या प्रकार हैं। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट मूल्यांकन, क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। तो उच्च शिक्षा में यानी अब हायर एजुकेशन की बात आती है तो विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। इसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, अब जो मूल्यांकन की पद्धतियाँ उनमें क्या क्या नए नए यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, नई नई कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पे इस यूनिट के अंदर स्टडी की जाएगी यानी अध्ययन किया जाएगा। तो प्यारे साथियों ये है आपकी इकाई नंबर 1, जिसमें आपने ये चीज़ें अध्ययन करनी है, जिसमें आपका शिक्षण अभिवृत्ति जिस इकाई का नाम है, इसके अंदर ये चीज़ें हमने यहाँ पे समझी हैं। तो चलिए साथियों अब हम आगे की तरफ इसमें बात करते हैं। तो यूनिट नंबर जो 2 है उसका नाम है प्यारे साथियों यहाँ पे शोध अभिवृत्ति, जिसे हम रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं, यानी शोध अभिवृत्ति। तो देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे शोध अभिवृत्ति की बात आती है, तो शोध अभिवृत्ति में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले शोध यानी रिसर्च, इसका अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम यानी इसके क्या क्या उपागम होते हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद शोध पद्धतियाँ, यानी कि रिसर्च की कौन कौन सी क्या होती हैं, पद्धतियाँ होती हैं, मेथड्स होते हैं। तो प्रयोगात्मक हो गया, विवरणात्मक हो गया, ऐतिहासिक, गुणात्मक है, मात्रात्मक। इसके बाद प्यारे साथियों शोध के चरण यहाँ पे पढ़ेंगे हम। इसके बाद शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, तो जो आलेख किस प्रकार से रहता है, फॉर्मेट और संदर्भ की शैलियाँ, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग यानी आईसीटी, तो आईसीटी का प्रयोग कैसे किया जाएगा तो उसका भी यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और लास्ट इसमें पॉइंट आता है आपका शोध नैतिकता यानी रिसर्च एथिक्स, तो एथिक्स के बारे में हम यहाँ पे अंत में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो ये है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है शोध अभिवृत्ति। प्यारे साथियों आगे बात करते हैं हम इकाई नंबर 3 की। तो इकाई नंबर 3 की यहाँ पे बात आती है, तो इकाई नंबर 3 में देखिए एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ दे रखी है, इसमें कहा गया है कि जिसका नाम है बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन। तो बोध में कहता है कि एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये जो इकाई नंबर 3 की बात आती है, तो इकाई नंबर 3 में आपके क्या है, गद्यांश दिया हुआ होगा, यानी कि जिसका नाम बोध है आपकी इकाई का, जिसमें गद्यांश दिया हुआ, और उस गद्यांश को पढ़कर आपने सही आंसर देने हैं। तो आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे उस गद्यांश में से, और उस गद्यांश में से ही आपने उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे देना है। इसके बाद देखिए बात आती है इकाई नंबर 4 की। तो प्यारे साथियों इकाई नंबर यहाँ पे 4 जो है इसका नाम है संप्रेषण, यानी जिसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो संप्रेषण की बात आती है, तो संप्रेषण के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो संप्रेषण में सबसे पहले देखिए दे रखा है यहाँ पे संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, यानी संप्रेषण का क्या अर्थ होता है, इसके क्या क्या प्रकार हैं। उसके बाद प्रभावी संप्रेषण में वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, यानी अंतः संप्रेषण, सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। इसके बाद प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं, यानी कि प्रभावी संप्रेषण की क्या क्या बाधाएं। उसके बाद जन मीडिया एवं समाज। तो जी हाँ साथियों लास्ट यहाँ पे क्या है, जन मीडिया एवं समाज। तो ये आपका हो गया इकाई नंबर 4 जिसका नाम है संप्रेषण। आगे बात करते हैं हम देखिए इकाई नंबर 5 की। तो प्यारे साथियों इकाई नंबर जो 5 है उसका नाम है आपका गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, जिसका नाम क्या है, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, यानी
मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये आपकी यूनिट है। तो इसमें क्या कहता है, तर्क के प्रकार सबसे पहले, उसके बाद संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। उसके बाद देखिए ये इसमें आएगा गणितीय अभिवृत्ति, जिसमें आपका देखिए क्या आएगा, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट आता है, यानी इसमें सारी चीज़ें ये मैथ से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड दी गई हैं, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग इसे इस इकाई को बोला जाता है। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति यानी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो मेरे प्यारे साथियों, आगे अब हम बात करते हैं इकाई नंबर यहाँ पे 6 की। तो इकाई नंबर 6 की जब बात आती है तो इसका नाम है युक्ति युक्त तर्क यानी लॉजिकल रीजनिंग। जी हाँ साथियों, इसका नाम जो है वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। इकाई नंबर 6 युक्ति युक्त तर्क। तो इसके अंदर हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर हम युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग किस प्रकार से होगा, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वास्तवर्थ, ठीक है, विरोध का परंपरागत वर्ग। उसके बाद युक्ति के प्रकार, यानी इसके अंदर क्या कहता है, युक्ति के प्रकार। तो युक्ति के प्रकार में देखिए क्या पढ़ेंगे हम, युक्ति के प्रकार में निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। इसके बाद अनुरूपताएं यानी एनालॉजी पढ़ेंगे। इसके बाद वेन डायग्राम, वेन का आरेख। तो इसके अंदर वेन का आरेख में पढ़ेंगे हम तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। इसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा आपका भारतीय तर्कशास्त्र, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। इसके बाद प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। उसके बाद शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इसके बाद लास्ट जो इसका युक्ति युक्त तर्क का जो आखिरी पॉइंट है उसका नाम है अनुमान की संरचना। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, यानी ये सारे आपके किसके अंदर आएंगे, इसी इकाई नंबर 6 में आपके शामिल किए जाएंगे। चलिए साथियों आगे अब इसके अंदर इकाई नंबर 7 की बात करते हैं। तो इकाई नंबर जो 7 है आपकी, तो वो है DI से रिलेटेड यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे हम आंकड़ों की व्याख्या भी बोलते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो इकाई नंबर आपकी 7 है वो है DI से संबंधित। तो आंकड़ों की व्याख्या में सबसे पहले कहता है आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, की आंकड़ों के स्रोत क्या क्या है, किस प्रकार से उनकी प्राप्ति है, कैसे कैसे वर्गीकरण किया जाएगा। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े। तो प्यारे साथियों, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े भी आपको इसके अंदर अध्ययन करने पड़ेंगे। इसके बाद चित्रवत वर्णन, जिसमें बार चार्ट आ जाएगा, हिस्टोग्राम आ जाएगा, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण, ये भी आपको इसके अंदर यहाँ पे समझना पड़ेगा। इसके बाद आंकड़ों की व्याख्या, कि आंकड़ों की व्याख्या किस प्रकार से की जाएगी वो भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। उसके बाद आंकड़े और सुशासन, तो ये भी इकाई नंबर 7 के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो ये इकाई नंबर 7 थी आपकी आंकड़ों की व्याख्या। चलिए आगे बात करते हैं इकाई नंबर 8 की। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर बात आती है इकाई नंबर 8 की। तो इकाई नंबर 8 का नाम है आपका, यहाँ पे देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT, कंप्यूटर से रिलेटेड। देखिए तो इसमें आएगा ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। इसके बाद इसमें मेन जो पॉइंट है देखिए आगे, कि इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें क्या क्या होती हैं, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आगे पढ़ना पड़ेगा उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें। तो उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी डिजिटल पहल हुई है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ICT और सुशासन, यानी ICT और सुशासन किस प्रकार से किया जाएगा, तो वो भी आपको इस इकाई नंबर 8 के अंदर पूरा डिटेल से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों अब बात करते हैं हम इकाई नंबर 9 की। तो इकाई नंबर 9 के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। तो इकाई नंबर 9 के अंदर ये देखिए कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो इकाई नंबर 9 की जब बात आती है, तो इकाई नंबर 9 के अंदर हमारे ये जो पॉइंट दिए गए हैं, तो वो ये पॉइंट दे रखे हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और समपोषणीय विकास का लक्ष्य। इसके बाद है मानव और पर्यावरण समव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। उसके बाद पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यानी ये सभी जो प्रदूषण है ये जो पर्यावरण के, तो इनको भी पढ़ना पड़ेगा। अपशिष्ट यानी जिसके अंदर ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम क्या क्या हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, यानी जो हमारे स्वास्थ्य पर, यानी मानव के स्वास्थ्य पर प्रदूषकों को क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। तो ये सारे जो हैं, ये जो प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, इनमें ये सारी आपको यहाँ पे अध्ययन करने पड़ेंगे। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं यानी न्यूनीकरण की युक्तियां, कि प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं यानी कि अगर कोई घटित होती है उनको कैसे न्यून यानी कम किया जाएगा। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिनके अंदर यह प्रयास, जिसमें बोलता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता। तो ये सारे यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, अध्ययन करने पड़ेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, तो ये भी यहाँ पर आपको इसी के अंतर्गत यहाँ पे अध्ययन करना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, ये थी आपकी इकाई नंबर 9। अब बात करते हैं जो इसके अंदर अंतिम जो इकाई, यानी कुल मिलाकर इसके अंदर 10 इकाई होती हैं, तो अंतिम इकाई का नाम है यहाँ पे उच्च शिक्षा प्रणाली। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो इकाई नंबर 10 है आपकी, तो 10 नंबर इकाई का नाम है यहाँ पे उच्च शिक्षा प्रणाली। तो उच्च शिक्षा प्रणाली की जब बात आती है तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो वो हम जान लेते हैं। तो उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन में आएगा आपका उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, यानी कि जो प्राचीन भारत था हमारा, तो उसमें किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पे बात आती है स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, यानी स्वतंत्रता जैसे ही देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे जो देश के अंदर शिक्षा का स्तर किस प्रकार से रहा, उच्च अधिगम और शोध का उद्भव किस प्रकार से हुआ, यानी कैसे कैसे यहाँ पे नई नई यानी कि शिक्षा की संस्थाओं की खोज की गई। उसके बाद भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम कैसा था, व्यवसायिक या तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही है, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा किस प्रकार, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, तो यानी गवर्नेंस के बारे में भी यहाँ पे आपको यहाँ पे इसके अंतर्गत अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये इकाई नंबर 10 थी अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली। तो इस प्रकार से ये जो दोस्तों जो आपका NTA UGC नेट का जो पेपर नंबर 1 है, जो आपका कंपलसरी यानी अनिवार्य होता है, वो आपका यहाँ पे 10 की 10 यूनिट, यानी कि इस तरीके से आप यहाँ पे आपको अध्ययन करनी पड़ेंगी। इसके बाद देखिए जो इसका पेपर का पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा, तो वो भी मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे दे रखा है टिप्पणी के अंदर, देखिए टिप्पणी में स्पष्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो टिप्पणी के अंदर स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि नंबर 1 पर प्रत्येक यूनिट यानी मॉड्यूल से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। बिल्कुल साथियों, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से क्या है, आपको 5 यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। जो प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा, यानी 2 नंबर का होगा। इसके बाद देखिए बात आती है यहाँ पे, यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। तो ये तो देखिए बात अलग होगी, इसमें कोई ज़्यादा है अपने यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर दृष्टिवान वगैरह परीक्षार्थी तो उनके लिए भी क्या अलग से कोई यहाँ पे थोड़ा सा पेपर का पैटर्न जो है वो बदल दिया जाएगा। तो ये था आपके, देखिए प्रत्येक यूनिट में से 2-2 अंकों के प्रश्न जो है वो 5 पूछे जाएंगे, और ये कुल मिलाकर आपका कितने मार्क्स का ये जो पेपर होगा, तो ये आपके कुल मिलाकर यहाँ पे 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा। और जिसके अंदर आपके क्या है कि कुल मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चन इंटू एक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का होगा, यानी कुल मिलाकर ये कितने के हो गए, आपके 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो ये 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे ये जो पेपर होगा, ये आपका कुल, यानी कि इसके अंदर जो टाइम होगा वो आपका यहाँ पे टाइम जो है वो आपके कुल मिलाकर आपको यहाँ पे 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी कितने घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पे कुल मिलाकर आपको 1 घंटे का यहाँ पे समय मिलेगा। यानी 1 घंटे के अंदर आपने ये जो प्रश्न पत्र है इसके 50 प्रश्न करने होंगे। तो ये था आपका देखिए पेपर नंबर 1, जिसका नाम था आपका, देखिए पेपर नंबर जो 1 है वो उसका नाम है सामान्य प्रश्न पत्र, और इसे हम बोलते हैं
इसके अंदर जो पाठ प्रश्न पत्र आपका एक है, इसका नाम है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। यानी ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे शिक्षण और क्या है, शोध अभिवृत्ति। यानी ये जो आपको देखिए ये दे रखा है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। तो ये है आपका पेपर का नाम और पेपर नंबर है आपका 1। तो पेपर नंबर आपका ये 1 है और इसका ये जो पाठ्यक्रम था जिसका सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दे रखा है 00। तो ये आपने यहाँ पे पूरे डिटेल से यहाँ पे समझ लिया। तो यानी इस तरीके से आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस पेपर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, जिससे मैं आपको उन डाउट्स के जो है आपका भी जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं रिप्लाई दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है जो है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को यहाँ पे जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और वो भी सबसे पहले। तो अब देखिए कोशिश ये की जा रही है कि आपके लिए अब नियमित जो है NTA UGC नेट से संबंधित आपके जो है इसके अंदर क्लासें लाई जाएंगी। तो इसलिए आप इस चैनल पर जुड़े रहना। तो तब तक आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।